मत कर वादा परियों के लिए, मत कर वादा परियों के लिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कर ले वादा अपने आप के लिए, तेरे कदमों में परियों की बरसात हो जाएगी। अगर आप ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो कबूतरियों के पीछे बक थू करना छोड़ के अपने ज़िंदगी के लिए वस्तु वस्तु करना शुरू कर दो। तुम्हारी ज़िंदगी का हुलिया बदल जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, तुम्हारा ज़िंदगी बदल जाएगा, तुम खुद बदल जाओगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, ये हमारा लाइव टॉपिक के ऊपर चौथा वीडियो है। इससे पहले भी हमने 3 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपको हमारे वो 3 वीडियो भी ज़रूर देखें। ठीक है, अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और हमारे 3 वीडियो बाकी के नहीं देखे तो आप उसे भी देखने का प्रयास करिए, ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा और उस पर किस प्रकार से इमेज बनते हैं उसके बारे में पढ़ा, उस पर कैसे रिफ्लेक्ट होता है वो पढ़ा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, स्फेरिकल मिरर से जुड़ी कुछ बातें हैं उसको जानेंगे। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको पढ़ेंगे, और स्फेरिकल मिरर के द्वारा किस प्रकार से इमेज बनता है ये सब हम लोग आज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्फेरिकल मिरर क्या है। एक ऐसा मिरर जिसे किसी स्पेयर से निकाला जाता है ना, किसी स्पेयर का एक छोटा सा भाग लिया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर इसका नाम हुआ स्फीयर के कारण, क्योंकि ये किसका पार्ट होता है, कि स्फीयर का छोटा सा पार्ट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का माने क्या होगा, जो सरफेस जिसपे क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट होगा, लाइट टकरा करके वापस लौटेगी, वो सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो ये एक स्फीयर का पार्ट है जिसके पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तन सतह होता है, जहाँ से लाइट क्या होती है, परावर्तित होती है। तो यहाँ में जो स्फेरिकल मिरर होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है, दो तरह का स्फेरिकल मिरर होता है। एक होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा का होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए, एक स्फेयर है, स्फेयर तो आप जानते ही हैं, एक सॉलिड गोला है ना, एक ठोस गोला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेयर कहते हैं। अब देखिए, स्फेयर में हम दो तरह का सरफेस बना सकते हैं। ठीक है, मिरर हम दो तरह का बना सकते हैं। अगर यहाँ से हम इसको काट दें और इधर से इसको काट दें तो दो निकल गया हमको स्फेरिकल मिरर। अगर हम इस साइड क्या कर दें, अंदर की साइड से पेंट कर दें तो हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर मिल जाएगा। मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दो तरह का मिरर देखिए यहाँ कैसे बनता है। अगर हम इसका दो शीशा काट लिए, इधर से दो, इसे दो पार्ट काट लिए स्फेयर का। ठीक है, अब एक पार्ट में अंदर से पेंट कर दिए सिल्वर का, तो बाहर वाला क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगा। अब अगर हम बाहर से पेंट कर दिए सिल्वर का, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला जो सरफेस है वो करेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का सरफेस हमको मिल गया, एगो उठा हुआ एकदम उभरा हुआ और एगो भीतरे धंसा हुआ। इसमें देखिए बाहरी ओर उठा है ऐसे के, और इसमें कहा है ऐसे का धंसा हुआ है। तो जो धंसा हुआ है उसका नाम अलग होता है, जिसका सरफेस उठा हुआ है उसका नाम अलग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसी के आधार पर उनके पास स्फेरिकल मिरर दो है, कॉनकेव मिरर और एक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भीतरे की ओर धंसा रहता है। समझ गया, भीतरे है तो कॉनकेव और बाहर है तो कॉन्वेक्स। कॉनकेव, केव का मतलब आप जानते होंगे गुफा होता है, गुफा, कोई भी गुफा जो होता है वो अंदर की ओर धंसा रहता है। गुफा में जगह कहाँ होता है, बाहर की अंदर, अंदर होता है। ठीक है, तो अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब केव, कौन केव, याद रखने का है। ठीक है, केव माने गुफा, गुफा में भी जगह कहाँ होता है, भीतर के साइड, और इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, भीतर के साइड। तो भीतर साइड है इसलिए केव, और कौन, कौन केव मिरर। बाकी जो बचा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब जो भीतर नहीं है, किधर है, बाहर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये दो प्रकार का हमारा मिरर है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। भूलेंगे नहीं, केव माने गुफा, गुफा भीतर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भीतर तो कॉनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर तो कॉन्वेक्स। ठीक है, अब इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, उनके बारे में हम लोग जानें। जैसे पोल होता है, फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इन सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर से जुड़ी क्या कुछ बातें हैं उसको देखते हैं। ठीक है,
स्फेरिकल मिरर से कुछ बातें हैं जुड़ी हुई है ना इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग जान लेते हैं और इसको जानना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक क्या है, पोल है। सबसे पहला क्या है, पोल। ठीक, पोल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर से जुड़ी एक शब्द है हमारा पोल। ये पोल होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब स्फेरिकल मिरर का वह भाग जहाँ पे प्रकाश आके टकराएगी। ये जितना भी पूरा पार्ट है, यहाँ पे कहीं भी आकर के प्रकाश क्या हो सकती है, टकरा सकती है। तो ये पूरा पार्ट ही इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में एक ऐसा बिंदु, ठीक है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे बीच में इसका एक बिंदु ले लिया गया है, उसी बिंदु को मान लिया जाता है पोल। ये पोल कहाँ होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में पाया जाता है, ठीक, सेंटर में होता है। ये सेंटर है ना, सेंटर ऑफ मिरर के सेंटर में कैसे होते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पोल कहते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का होता है, अब देखिए ये जो मिरर है ये किससे लिया गया है, एक स्फीयर से लिया गया है। इसको अगर हम ऐसे गोला बना दें तो ये क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। अब स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, स्फीयर का, जिस स्फीयर से इस मिरर को लिया गया है उस स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा, और उसी सेंटर को इस स्फेरिकल मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। जो सेंटर स्फीयर का होता है, जिस स्फीयर से ये स्फेरिकल मिरर लिया गया है, वो सेंटर इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब कि रेडियस ऑफ स्फीयर, जिस स्फीयर से इसको बनाया गया है उसी स्फीयर का रेडियस को क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके लिए, इस मिरर के लिए, जी है ना। उसके बाद हमारा होता है फोकस, और जो रेडियस है, रेडियस को r से डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को c से डिनोट किया जाता है, पोल को p से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फोकस। क्या पढ़ना है, फोकस। फोकस कहते हैं, फोकस को पढ़ने से पहले हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस जान लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अब देखिए मैंने पढ़ लिया पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है एक सीधी लाइन होती है, और ये लाइन प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरते हुए जाती है, ठीक है। एक ऐसी सीधी रेखा, एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरती हुई जाती है, उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। अब जो इसके बाद हम लोग पढ़ लेना है फोकस। फोकस का होता है, तो फोकस एक पॉइंट है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। अब इस फोकस को निकालने के लिए क्या क्या रहता है, फोकस को निकालने के, फोकस होता क्या है इसको जान लेते हैं पहले। देखिए जब कोई किरण है ना, जब प्रकाश की किरणें, बहुत सारी प्रकाश की किरणें जब उस स्फेरिकल मिरर से टकराएगी, और कैसे टकराएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किरणें जो आ रही है वो टकरा रही है, वो कैसे होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। और जब पैरेलल ये किरणें होंगी तो वो सभी आपस में एक जगह पे मिलेगी, ठीक है। क्या होगी, सभी लोग, सभी किरणें, जितने भी किरणें आई थी, सभी किरणें आपस में क्या होगी, एक जगह पे मिलेगी, और वो जगह होगी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कहीं एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली जो किरणें हैं वो आकर के आपस में मिलेगी, फोकस करेगी, और उसी पॉइंट को क्या कहा दिया जाता है, फोकस। फोकस माने सब एक जगह जाके क्या होगा, मिल जाएगा। फोकस करो रे, मतलब कि एक केंद्र पे सब अपना ध्यान डालो। फोकस करना कहते हैं, फोकस करो मतलब एक जगह पे अपना, है ना, जहाँ पे हमको देखना है, हमको जहाँ ध्यान देना वहाँ पे एकदम एकदम अच्छे से ध्यान फोकस करो। यहाँ जितनी भी किरणें आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे क्या होती है, आकर के मिलती है, और जहाँ पे आकर के ये किरणें आपस में मिलती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी को फोकस कहा जाता है, जिसे डिनोट करते हैं एफ से। और फोकस निकालने का एक नियम भी यही होता है कि अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकस निकालना हो तो एक लाइट को हमको रिफ्लेक्ट करवाना होगा, बहुत सारी लाइटों को क्या करवाना होगा, रिफ्लेक्ट। कैसे रिफ्लेक्ट करवाना होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट करवाना होगा, और जब रिफ्लेक्ट होकर के वो जिस जगह पे मिलेंगी उस जगह को हम लोग फोकस मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ का मतलब,
फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। लेंथ माने दूरी, तो यहाँ जो फोकस है और ये है पोल, तो यहाँ से लेकर के पोल तक का जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ कह देंगे। ठीक, तो ये हमारा फोकल लेंथ है जिसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसके बाद है हमारा एपर्चर। क्या है, एपर्चर। अब इस मिरर का एपर्चर क्या होता है? एपर्चर का मतलब जो मिरर है ना, मिरर का जितना भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी को क्या बोलते हैं, एपर्चर। इसको डायमीटर ऑफ मिरर भी कहा जाता है। तो ये जो एम और एन की जो दूरी है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपर्चर। ये जो पूरा एरिया है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वही को हम लोग एपर्चर कहते हैं। इसे डायमीटर ऑफ मिरर भी कहा जाता है। उसके बाद है हमारा नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल क्या होगा? हमने प्लेन मिरर का नॉर्मल पढ़े थे कि प्लेन मिरर का नॉर्मल क्या होता है। प्लेन मिरर पे नॉर्मल अगर हमको खींचना होता है तो हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर ले लेते हैं, उस पर अगर नॉर्मल खींचना है तो वहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पे किरण आके टकराएगी। ठीक है, जहाँ पे किरण आके टकराएगी उसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहीं से एक नॉर्मल खींचा जाता है। नॉर्मल खींचते कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये नॉर्मल हो जाता है उसके लिए। लेकिन स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल कौन होगा? तो स्फेरिकल मिरर के लिए नॉर्मल कौन होगा? देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे कोई भी पॉइंट है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कोई भी पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जितनी भी लाइनें होंगी सब क्या होंगी, नॉर्मल ही होगी। तो यहाँ से खींचो, 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 कहीं से भी खींचो, वो कहाँ तक खींचनी होगी, नॉर्मल खींचनी होगी। तो क्या करना होगा, कहीं पॉइंट किसी भी पॉइंट से अगर नॉर्मल खींचना है तो वहाँ से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक क्या कर दो, लाइन खींच दो, वही उसका क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, नॉर्मल बन जाता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो लाइन है वो भी एक प्रकार का क्या है, नॉर्मल ही है। अगर यहाँ पे कोई आकर के किरण टकराएगी तो इस किरण के लिए नॉर्मल ये हो जाएगी। अगर यहाँ पे कोई किरण टकरा रही है, जैसे यहाँ पे अगर ये कोई किरण टकरा रही है और ये वापस ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इस किरण के लिए नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो लाइन होगी वो इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। अब देखिए ये किरण ये से टकरा रही है और फोकस से जा रही है, तो इस किरण के लिए क्या बोलते हैं, नॉर्मल कौन होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लाइन होगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे ये किरण आकर टकराई है उस पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो लाइन होगा वो क्या होगा, इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और इसके साथ ये एंगल आई और ये एंगल आर बना लेगा। ठीक है, ये था हमारा पूरा स्फेरिकल मिरर से जुड़ी बातें। इसको हम लोग जानिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर पे इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन। स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसको पढ़ना है अब हम लोग को। उसको पढ़ने से पहले कि स्फेरिकल मिरर पे इमेज कैसे बनता है उसको पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ जानना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं रे डायग्राम, है ना। स्फेरिकल मिरर के लिए 4 प्रकार के रे डायग्राम होते हैं और कोई भी इमेज जब स्फेरिकल मिरर से बनता है तो ये 4 रे डायग्राम ही फॉलो किए जाते हैं। इन चारों में से कोई एक रे डायग्राम के मदद से क्या बनता है, इमेज बनता है। ये रे डायग्राम फॉलो होगा तो अलग तरीका का इमेज बनेगा, ये फॉलो होगा तो कुछ अलग बनेगा, ये फॉलो होगा तो कुछ अलग, और ये बनेगा तो कुछ अलग बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला जो रे डायग्राम है वो क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से अगर कोई किरणें आकर टकरा रही है, ठीक है, पहला रे डायग्राम कि एक ऐसा किरण जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है उसके पैरेलल ये किरण आ रही है और जब ये सरफेस से टकराएगी, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के सरफेस से टकराएगी तो वो फोकस से होते हुए जाएगी या फोकस से होते हुए जाती प्रतीत होगी। ठीक है, जैसे अगर कॉनकेव मिरर की बात करें और कॉनकेव मिरर में अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर के इसके सरफेस से टकरा रही है तो ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। ये हमेशा फॉलो होता ही है कि अगर किसी प्रिंसिपल एक्सिस से किरण अगर पैरेलल है और पैरेलल आकर टकरा रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर मिरर से टकरा रही है तो वो हमेशा फोकस से होते हुए ही वापस जाएगी। जैसे यहाँ हमने रे डायग्राम में बनाया, ये पहला रे डायग्राम ही हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉनकेव मिरर होगा, कैसा मिरर, कॉनकेव मिरर होगा तो वो एकदम जाती हुई नजर आएगी फोकस से, और अगर कॉन्वेक्स नजर ये मिरर होगा तो वो जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी नहीं फोकस से लेकिन जाती हुई प्रतीत होगी। जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है,
ठीक है। इससे एक प्रिंसिपल एक्सिस, इधर अगर हम इसको बढ़ा दें तो प्रिंसिपल एक्सिस इधर भी हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस की किरण पैरेलल आई और मिरर से टकरा गई और वापस लौट गई उस डायरेक्शन में कि जैसे ये लगे कि कहाँ से आ रही है, फोकस से जा रही है, ठीक है, प्रतीत हो रही है। देखिए यहाँ पे ये इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो गई। अगर इसको पीछे करें तो ये कहाँ जा करके मिलेगी, फोकस पे ही मिलेगी, है ना। जा तो रही है इधर, लेकिन अगर पीछे हम घसका के देखें इसको, तो अगर पीछे घसकाते हैं तो ये कहाँ आ जाता है, फोकस के पास आ जाता है, फोकस से जाता हुआ नजर आता है, ठीक है। अगर ऐसे हम देखेंगे ऊपर से इसको तो हमको लगेगा कि कहाँ से आ रहा है ये वाला किरण, टकरा के फोकस में से आ रहा है, ठीक है। तो ये नियम हमेशा फॉलो होता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर किरण आ रही है और सरफेस से टकरा रही है तो हर हाल में फोकस से ही होते हुए जाएगी या जाती हुई नजर आएगी। दूसरा रे डायग्राम क्या है कि अगर किरण फोकस से आ रही है, ठीक है, जो किरण आ रही है टकराने वाली वो किससे होते हुए आ रही है, फोकस से होते हुए आ रही है। वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, यहाँ क्या आ रही है, फोकस को काटते हुए आ रही है, तो वो फिर टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। आती कहाँ से है, फोकस से आती हुई नजर आती है और टकरा के वापस कहाँ चली जाती है, पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ पे अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जब कोई लाइट की किरणें, है ना, लाइट की किरण जब फोकस से होते हुए आएगी तो वो टकरा के वापस किधर चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये नियम फॉलो होता है। कॉन्वेक्स लेंस में भी यही बात है, जो किरण प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए नजर आती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन में आती हुई नजर आती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के डायरेक्शन है ये, और इसी के डायरेक्शन में किरण आ रही है, तब ये टकरा के वापस क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये टकरा के किरण जो रिफ्लेक्ट हुई है वो किरण है, ये दोनों क्या हो गई है, आपस में पैरेलल हो गई है। आई किस डायरेक्शन में थी, फोकस के डायरेक्शन में आई थी किरण, तो टकराएगी तो क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमको पता नहीं चलेगा फोकस है, लेकिन हम ऊपर से हम देखेंगे इसको तो लगेगा कि हाँ कहाँ जा रही है, फोकस की ओर ही जा रही है किरण, ठीक है। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि फोकस की तरफ से आ रही है और टकरा के वापस पैरेलल हो जाए, लेकिन इसमें हमको पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे इसको, ऐसे लाइट को, किरण को, हमको लगेगा कि कहाँ जा रहा है, ये फोकस की ओर जा रहा है। और अगर ऐसा प्रतीत होगा कि कोई किरण फोकस की ओर जाते हुए मिरर से टकराए तो टकरा के वापस प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब तीसरा ये डायग्राम है हमारा कि अगर लाइट की जो किरण है ना, लाइट का जो रे है, प्रकाश की जो किरण है, वो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई आती है तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई ही चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके। देखिए किरण क्या हो रही है, सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, टकराई और वापस क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली गई, आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, स्फेरिकल मिरर के किसी भी एक पॉइंट से खींचा गया लाइन ही क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। कोई भी लाइन अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के स्फेरिकल मिरर के किसी भी एक पॉइंट पे खींचे तो क्या होता है, नॉर्मल। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी रेडियस में या किसी भी सर्कल में जब हम कोई सर्कल खींचते हैं और उसमें जो सेंटर होता है और उस सेंटर से कोई भी लाइन अगर हम खींचते हैं तो क्या हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। मतलब कि कोई भी स्फेयर या सर्कल का जो भी रेडियस होगा वही उसका क्या होता है, नॉर्मल होता है। इस बिंदु के लिए ये रेडियस नॉर्मल हो गया, इस सर्कल, इस बिंदु के लिए ये नॉर्मल हो गया, इस बिंदु के लिए ये नॉर्मल। तो जितना भी रेडियस होता है वो अपने पॉइंट के लिए क्या होता है, नॉर्मल होता है। जहाँ से वो खींचा गया है वो क्या हो जाता है, नॉर्मल ही होता है। तो यहाँ पे जो भी स्फेरिकल मिरर होता है उसका नॉर्मल कैसे खींचा जाता है, जहाँ से भी, अगर यहाँ से हमको नॉर्मल खींचना है तो यहाँ से एक लाइन सीधी खींच दीजिए, कहाँ तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक खींच दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आई किरणें सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती, आई और टकराई यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का नॉर्मल भी क्या है, यही लाइन है। जिस लाइन से लाइट आई वही लाइन इसका नॉर्मल भी है। और एक चीज हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी किरण नॉर्मल से आती है, नॉर्मल पे आती है तो वापस उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, लौट चली जाती है, ठीक है। 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये वापस क्या हो जाती है, पार हो जाती है। नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, 0 डिग्री का एंगल, मतलब कि यहाँ एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। तो आता जब नॉर्मल से तो वापस नॉर्मल पे ही लौट जाती है, ठीक है।
तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन रे आकर टकराएगी तो वापस वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी, ये बात याद रखिएगा। और ये है हमारे कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो रे आ रही है वो हमको एक्चुअली आती तो नहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, लेकिन आती किस डायरेक्शन में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में ही आती है। क्योंकि ऐसे देखेंगे हम ऊपर से हमको लगेगा कि ये जो लाइट जाके टकरा रही है वो कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही जा रही है ना। तब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हुई नजर आएगी तो वापस भी टकरा के कहाँ आ जाएगी, उसी रास्ते में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एंगल आई क्या हो गया है, जीरो, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे ही आया था वैसे ही वापस चला गया। ठीक है, ये था हमारा तीसरा रे डायग्राम। चौथा रे डायग्राम क्या है कि अगर किरण पोल पे टकराती है, स्फेरिकल मिरर के पोल पे आके टकराती है तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बना करके चली जाती है वापस। ठीक है, इसके लिए नॉर्मल कौन हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस ही हो जाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस भी क्या है, एक लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक है। ठीक है, ये जा रही है पूरा लाइन, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक भी है ना। तो ये एक नॉर्मल भी हो गया। अब नॉर्मल से एंगल आई अगर बना करके लाइट यहाँ पे टकरा रही है तो एंगल आई के बराबर ही एंगल आर बनाकर ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, और ये था हमारा कॉन्केव मिरर और ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके लिए ये हो जाएगा यहाँ पे पोल, ये किरण ऐसे टकराएगी और ये से वापस चली जाएगी, ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये था हमारा 4 रे डायग्राम। इसी की मदद से हमारा इमेज बनाया जाता है। और कोई भी जब भी इमेज बनता है स्फेरिकल मिरर से तो इन चारों में से कोई एक क्या बोलते हैं, रे डायग्राम को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इमेज कैसे बनता है, कितने प्रकार का इमेज बनता है कॉन्वेक्स लेंस से और कितने प्रकार का इमेज कॉन्केव लेंस से बन सकता है और किस प्रकार का इमेज बन सकता है। ठीक है, इमेज के बारे में पहले ही बताते हैं कि रियल हो सकता है इमेज या वर्चुअल हो सकता है इमेज, उल्टा हो सकता है या सीधा हो सकता है, सेम साइज का हो सकता है या छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, डिस्टेंस सेम हो सकती है या बड़ी उससे ज़्यादा हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, लिटरली इन्वर्टेड हो सकता है। ठीक है, इन सब के बारे में भी पढ़ते हैं कि कैसा नेचर का इमेज बनता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे।